आज बजट सत्र के दौरान यूपी के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की अच्छाइयां भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर में इस सरकार ने काफी सुधार किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने विरोध पक्ष के अपने मित्रगण को काफी ध्यानपूर्वक कई दिन से मैं सुन रहा हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको ये लोग मानते हैं लेकिन कहते नहीं, क्योंकि इन्हें सच कहने की छूट नहीं मिली हुई है। मन में कुछ भी हो, लेकिन जो कहा पीछे से लिख के आता है वही ये बोलते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये चाहते हैं लेकिन हो सकता है ये मानते नहीं। जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, जो बजट में जिनको प्रतिबिंबित किया गया है, पिछले साल के क्रियाकलाप सरकार के होते हैं, आगे आने वाले भविष्य की योजनाएं होती हैं। उन सारी योजनाओं के चलते प्रदेश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन को और इस सदन के मार्फत प्रदेश की जनता को जो भी कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, जो भी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, वो मैं कहूंगा कि अभी तक हम लोग पिछले सरकारों की जो गवर्नेंस की डेफिसिट थी, जो खाई ये लोग बना करके गए थे शासन की, उसको पाटने का काम हुआ है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ हो, चाहे निवेश में काम हुआ हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में काम हुआ है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी तक माननीय मोदी जी देश में लगभग 8-8.5 साल से और माननीय योगी जी लगभग 6 साल से उस खाई को, गवर्नेंस की डेफिसिट को पाटने का काम कर रहे थे। भव्य इमारत बनना और बनाना तो अभी बाकी है माननीय अधिष्ठाता महोदय, और उस भव्य इमारत की नींव जो है अब इस बजट के मार्फत, उत्तर प्रदेश के बजट के मार्फत पड़ी। यही समस्या आती है कि विरोध पक्ष के लोग कैसी इमारत बनेगी, कैसी भव्य बनेगी, कितनी दिव्य बनेगी, इस पे वो लोग सोच नहीं पाते। बहुत दूर तक सोचना, बहुत लंबा सोचना इनके स्वभाव में नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत 2047 तक जब आजादी का 100वां वर्षगांठ मनाएगा, तब तक हम एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। और जब हम उसमें, यूपी के लोग कहते हैं, यूपी की सरकार कहती है, माननीय योगी जी कहते हैं कि और उस भारत में, उस विकसित भारत का उत्तर प्रदेश उसका ग्रोथ इंजन बनेगा। ये बात इनकी समझ में नहीं आती। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम कहते हैं, उत्तर प्रदेश कहता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में प्रगतिशील है, तो इनकी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये बड़ी चीजें हैं, ये बड़े सपने हैं। जब हम कहते हैं कि विश्वगुरु बनने की हम तरफ चल रहे हैं, या विश्वगुरु बनने का हमारा विजन है, ये बात इनकी समझ में नहीं आती। हम बार बार कहते हैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये हो सकता है, और ये बार बार कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है। $5 ट्रिलियन सुन के हंसने लगते हैं, लेकिन मैं इनको मूल बात याद दिलाता हूं। ये इनकी सोच में और हमारी सोच में फर्क इसलिए है माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये मानते हैं कि भारत पुराने जमाने में, पुराने समय में एक बड़ा गरीब और लाचार देश था, जो तो मुगलों ने और अंग्रेजों ने आकर के इसकी बरकत किया। ये इनकी मान्यता है और इनकी मानना है। हम ये मानते हैं कि भारत एक बहुत ही समृद्ध, बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र था 5000 साल पहले, 4000 साल पहले। इसको सोने की चिड़िया, माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कहा जाता था, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता था। हमारा देश एक बहुत ही समृद्ध, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सशक्त राष्ट्र हुआ करता था। एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री ने, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे पास कागज दिए, जिसको इंटरेस्ट होगा मैं शेयर भी कर सकता हूं। अंगस मेडिसन नाम का एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री था, जिसने पहली बार ये खोज करके, ये बातें कहीं लिखी हुई नहीं है, हम कहते हैं 5000 साल पहले हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, जीडीपी थी, वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की, पूरी दुनिया की जीडीपी की लगभग 25-30% हुआ करती थी। ये बात अब चूंकि हमारे पास लिखा हुआ नहीं है 5000 साल पहले का, इसलिए लोग कोई मानता नहीं है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने, अंगस मेडिसन ने रिसर्च करके लगभग 15-20 साल पहले उसने ये बात प्रस्थापित किया, डॉक्यूमेंट किया कि भारत की अर्थव्यवस्था 1000 ईस्वी में, और बल्कि उसके भी पहले उसने कहा है कि एक से शुरू किया है। आज हम 2023 पे है, 1 से शुरू किया है। उसने कहा है कि 30% से ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान था विश्व की अर्थव्यवस्था में। और आपको ये भी मालूम है कि उस समय
मुख्य रूप से कृषि और कृषि आधारित जो चीजें थी, पशुपालन, यही अर्थव्यवस्था के मुख्य अंग हुआ करते थे। हमारा प्रदेश, ये जो भारत के हृदय समान जो प्रदेश है, वो भी कृषि प्रधान प्रदेश है। स्वाभाविक रूप से जब भारत जो है चौथाई अंश की अगर अर्थव्यवस्था था, तो उसमें उत्तर प्रदेश उस भारत की पूर्व भारत की जो हमारा पुरातन भारत था, उसमें स्वाभाविक रूप से उसका ग्रोथ इंजन रहा ही होगा। उस ग्रोथ इंजन को हम पर भगवान कृष्ण पैदा नहीं हुए थे, जिनको क्या कहा गया, वंदे कृष्णम जगत गुरु। हम जगत गुरु रह चुके हैं। हमें कोई नया आविष्कार करके नहीं हम कह रहे हैं कि हमको बनना है। हम ये कह रहे हैं कि जो बीच के 600 साल के शासन काल में मुगलों ने जो दुर्व्यवस्था की, मुगलों ने जो कुशासन किया, अंग्रेजों ने जो लूटा हमें, और उसके चलते हमारा जो अवमूल्यन हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे मूल्यों में, हमारे उद्योगों में। गांधी जी क्यों चरखा काट के और स्वदेशी का प्रचार करते थे? क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि अंग्रेजों के चलते हमारा उद्योग बर्बाद हुआ है, हमारे कुटीर उद्योगों को ताला लग गया है। तो हम कहां से कहां आए हैं, खाली इसको आप हमें और आपको याद करना है। अपने आप वो जो भव्य और दिव्य इमारत जिसको माननीय मोदी जी बनाना चाह रहे हैं, हम उस इमारत तक पहुंच जाएंगे। और आपने देख भी लिया इसी देश में जहां सेना का एक एक सामान विदेशों से आयातित होता था, विदेशों से आता था, बूट और वर्दी तक हमारे सैनिकों की विदेशों से आती थी। हमारे कोरोना के समय में देखा गया कि शुरुआत में कोरोना के टाइम में एक छोटा मास्क लगाने का, एक चश्मा लगाने का, पीपी किट भी जो है हम विदेशों से आयातित करते थे। लेकिन 3 महीने के अंदर माननीय मोदी जी के प्रयासों से, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश इन कोरोना की पूरी सामग्री के साथ आत्मनिर्भर हो गया। इतना ही नहीं, वैक्सीन से लेकर पीपी किट हो चाहे वेंटिलेटर हो, हम 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर तो हम यहां से एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए। हम तेजस हो या ब्रह्मोस हो, कैसे हम बनाने लगे। ये परिवर्तन हमारे देश ने होते हुए देखा है। जो पाकिस्तान हमें हमेशा आंखें दिखाता था, वो पाकिस्तान आज घुटने टेकने पर हमारे सामने मजबूर हो गया है। ये परिवर्तन माननीय मोदी जी ने करके दिखाया है। जो कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं करता था अपने देश में, उस कश्मीर का पूर्ण रूपेण भारत की संप्रभुता के साथ उसका जो एक वो किया गया, एक विधान किया गया, एक संविधान किया गया, वो भी पूरे देश ने देखा है। जिस राम मंदिर की बात कोई सोचता नहीं था बनने की, वो राम मंदिर अब बन करके तैयार होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो असंभव था वो संभव हुआ है। आपको असंभव लगता था, लेकिन हमें उस समय भी वो असंभव नहीं लगता था और उसे संभव करके दिखाया। जो माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय सभापति जी, इस बात को ये लोग नामुमकिन बोलते थे, वो मोदी ने मुमकिन करके दिखाया है, और यही हमारी आंखों के सामने करके दिखाया है। इसलिए आपको कोई शंका रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इनमें से बहुत सारे काम है जो आप भी कर सकते थे। आप भी हमारे देवस्थानों का सुधार कर सकते थे। हमारी संस्कृति का भाग है, हमारे पर्यटन के केंद्र है। आप हमारे देवस्थानों को चाहते तो सुंदर सुरुचिपूर्ण बना सकते थे, लेकिन आपने नहीं बनाया। हजारों लाखों लोगों को वहां रोजगारी मिलती, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे। आप चाहते तो गरीबों को खाली मुर्गी और बकरी देकर के भुलवाने के बजाय उनको आप अस्थायी घर दे सकते थे, मकान दे सकते थे। और इसी राज्य में जहां आपके शासनकाल में खाली 17,000 18,000 मकान बनाने की बात चली थी, वहां 17 लाख मकान बना करके और हम लोगों ने जनता के चरणों में अर्पण कर दिया है। मंत्री जी, बस एक नेता सदन को बोलो। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस बजट के मार्फत जो हमारा काम होने वाला है, बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य होने वाला है। नगर इसके हमारे वैश्विक नगर बनेंगे, और उत्तर प्रदेश हमारे नौजवानों को अच्छा रोजगार देने में, हमारी जनता को अच्छा जीवन देने में, और हमारे पूरे प्रदेश को अमृतमय प्रगति के पंथ पर ले जाने में सफल होगा। अंत में माननीय सभापति जी, एक आपकी अनुमति से हम एक राम राज्य की परिकल्पना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उस राम राज्य के बारे में आपको अच्छा लगे या न लगे, मैं एक चौपाई कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। राम राज कर सुख संपदा, राम राज की सुख और संपदा ऐसी थी, राम राज कर सुख संपदा बरन न सकई फनीस शारदा। उस सुख और संपदा को शारदा मतलब सरस्वती भी उसका वर्णन नहीं कर सकती थी, शेषनाग भी अपने सहस्त्र मुंहों से उसका वर्णन नहीं करते थे। ऐसे राम राज्य की स्थापना की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति के गलियारों से सत्ता के आंगन तक, शहर की तंग गलियों से गांव के
खेतों तक। धर्म के महाज्ञान से क्राइम के अंधकार तक। रहती है हर खबर पे नजर। खबर वो जो सच दिखाती है, खबर वो जिस पर जनता करती है अपने विश्वास का साइन। तो देखना ना भूले द प्रिंट लाइन्स।